नमस्कार। ये वीडियो है राइट टू रिकॉल ग्रुप के प्रपोजल कि किस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स, भारत का मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स मजबूत हो सकता है, यानी कि सेना मजबूत हो सकती है, और इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी कि हथियार बनाने की फैक्ट्रियाँ, और वो कैसे मजबूत हो सकता है। तो ये मेरा रेफरेंस मटेरियल है rahulmehta.com/301.htm। मैं फिर से दोहराता हूँ, rahulmehta.com/301.htm, और हिंदी में है 301.h.htm। इसका चैप्टर 24 है कि किस तरह से मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स सुधारा जा सकता है, और इसी से रिलेटेड चैप्टर है चैप्टर 27 इम्प्रूविंग इंजीनियरिंग स्कूल्स इन इंडिया, चैप्टर 30 इम्प्रूविंग लॉ एजुकेशन, और चैप्टर 29 वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स। कि ये 4 चैप्टर है जो कि पूरी तरह से या आंशिक रूप से मिलिट्री से डील करते हैं। और इसमें मुख्य भार है कि गैजेट में कौन से नोटिफिकेशन छापने से ये काम शुरू हो सकता है। गैजेट का मतलब है एक आदेश पत्र, राजपत्र कहते हैं। चाणक्य के ज़माने में इसे राजपत्र कहा जाता था, यानी मंत्रियों द्वारा दिए गए कलेक्टर, सेक्रेटरी आदि को आदेश, और उनके आदेश पर तैयार किए गए अन्य आदेश। तो गैजेट में हमें क्या छपवाना चाहिए ताकि सेना को सुधारने की प्रोसेस शुरू हो। तो कुछ है कानून जो प्रपोज किए। पहला है एमआरसीएम इसी में चैप्टर 5 में दिया है। एमआरसीएम से जितनी भी मिनरल रॉयल्टीज है और सरकारी जमीन से जो रेंट आता है उसका 2/3 सिटीजन को जाएगा और 1/3 सेना को मिलेगा। 2/3 सिटीजन को जाएगा, यानी सिटीजन ज़्यादा से ज़्यादा रेंट आए इसकी चौकसी रखेंगे। तो जो सरकारी जमीन से रेंट कलेक्शन हो रहा है या मिनरल रॉयल्टी आ रही है, उसमें जो अभी करप्शन होने की वजह से रॉयल्टी कम आती है वो कम हो जाएगा, और इससे जो 1/3 कंपोनेंट जो कि सेना के खाते में जा रहा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। तो 1/3 सेना के पास जाएगा। सेना के लिए सबसे पहली चीज़ होती है टैक्सेशन। जिस देश का टैक्सेशन कमज़ोर है वहाँ सरकार के पास पैसे नहीं होंगे सेना के लिए, तो अपने आप सेना कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी और वो देश ख़त्म हो जाएगा। तो जब भी सेना की बात आती है तो सबसे पहले आता है कि भाई कौन से कानूनों से आप टैक्स इकट्ठा करोगे ताकि सोसाइटी कमज़ोर ना हो, और साथ में सेना चलाने के लिए पैसा भी आता है। तो एक मैंने प्रपोज किया एमआरसीएम, यानी कि मिनरल रॉयल्टी और सरकारी जमीन से जो रेंट आ रहा है उसका 1/3 सेना में जाएगा। दूसरा वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर। जितनी भी नॉन एग्रीकल्चरल लैंड है, नॉन एग्रीकल्चरल लैंड अबाउट 25 स्क्वायर मीटर पर पर्सन, यानी 250 स्क्वायर फीट पर पर्सन लैंड, और 500 स्क्वायर फीट पर पर्सन कंस्ट्रक्शन एरिया। इससे जितनी ज़्यादा ज़मीन है उस पर मार्केट वैल्यू का 1%। मार्केट वैल्यू कैसे डिसाइड करनी है वो मैंने चैप्टर वेल्थ टैक्स के चैप्टर में एक्सप्लेन किया है, चैप्टर 25 में। और उसके बाद इनहेरिटेंस टैक्स 35%। एक व्यक्ति के पास मृत्यु के बाद एक घर, और एक घर यानी प्रति वारिस 25 स्क्वायर मीटर, और 1 करोड़ तक की वेल्थ है वो एग्जेप्ट रहेगी, और उसके बाद वेल्थ टैक्स लगेगा 35%। और यदि एग्रीकल्चरल लैंड है तो वेल्थ टैक्स 1%, 5 एकड़ से ज़्यादा, प्रति व्यक्ति 5 एकड़ से ज़्यादा उसकी ज़मीन पे 1%। तो इससे सेना को चलाने के लिए पर्याप्त मात्रा में जो धन चाहिए वो आ जाएगा। अभी सेना का बजट है कुछ 1,35,000 करोड़ सेना का बजट है पिछले साल का, और वो बढ़ा के हमें कम से कम 4 लाख करोड़ करने की ज़रूरत है। यदि हमें चीन जितनी सेना, अमेरिका और रूस को भूल जाइए, यदि चीन जितनी मजबूत सेना भी हमें 10 साल के अंदर खड़ी करनी हो तो मिलिट्री बजट हमें कम से कम 4 लाख करोड़ तक पहुंचाना पड़ेगा, और वो ज़रूरी है, और मैं उसको सपोर्ट करता हूँ। अब एक बार ये हो जाने के बाद दूसरे स्टेप क्या है कि सैनिकों की संख्या जो अभी 12 लाख है वो बढ़ा के 40 लाख तक पहुँचाना। सैनिकों की सैलरी जो अभी है उसमें कम से कम
डबल करने की ज़रूरत है। सैनिकों की सैलरी यहाँ काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी कम है, सॉरी, सैनिकों की सैलरी हिंदुस्तान में बहुत ही कम है और उसे कम से कम डबल करने की ज़रूरत है। उसके बाद यूनिवर्सल वेपन एजुकेशन, यूनिवर्सल वेपन एजुकेशन यानी कि 10वीं कक्षा से में पढ़ते या उसकी उम्र के लड़के, यानी 14 साल या उसकी उम्र के उससे बड़े लड़के और लड़कियां, सबको हथियार चलाने की ट्रेनिंग कंपलसरी करनी चाहिए और उन्हें हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी चाहिए। और हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं उसमें 10 लाख लेबरर टेक्नीशियन की ज़रूरत है और कम से कम 1 लाख इंजीनियर और 1 लाख साइंटिस्ट, इतने साइंटिस्ट रिक्रूट करने पड़ेंगे। डीआरडीओ और जो भी दूसरी संस्थाएं हैं और जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, उस सबको मिला के। उसके बाद आईआईटी और आईआईएससी को डीआरडीओ के अंडर रखना चाहिए। जितनी भी 10-12 आईआईटी है और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, उन सबको डीआरडीओ के अंडर रखना चाहिए। और जो भी लड़का उसमें एडमिशन लेता है उसका 15 साल मिलिट्री के साथ बॉन्ड होना चाहिए कि ट्रेनिंग ख़त्म होने के 11 साल तक वो डीआरडीओ या उससे कोई एफिलिएटेड जो मिलिट्री इंजीनियरिंग या मिलिट्री रिसर्च की कंपनी है उसमें काम करेगा। और यही कंडीशन, इसी तरह की कंडीशन सारे गवर्नमेंट फंडेड इंजीनियरिंग स्कूल्स में होनी चाहिए। जहाँ फंडिंग ज़्यादा है, जैसे आईआईटी जहाँ पे फंडिंग ज़्यादा है तो वहाँ पे आफ्टर पास आउट 11 साल की, और जहाँ फंडिंग कम है वहाँ आफ्टर पास आउट 7 साल 8 साल, इस तरह से कंडीशन होनी चाहिए। और न्यूक्लियर आर्सेनल जो है वो हमारा काफ़ी कम है और चीन की तुलना में रखना चाहिए। हमारा न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के आर्सेनल, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी कितनी कम है कि हमने कितने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए अब तक, पोखरण 1 और पोखरण 2 दोनों मिला के हमने अभी तक में सिर्फ 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए हैं। यूके ने कितने किए? इंग्लैंड ने किए हैं 45, 45, चाइना ने 45, रूस ने किए हैं 715 और यूएस ने किए हैं 1050 जितने। ये जो मैंने मेरा रेफरेंस मटेरियल बताया rahulmehta.com/301, उसके चैप्टर 24 के सेक्शन 24.7 में मैंने कंपैरिजन दिया है कि भारत का न्यूक्लियर आर्सेनल कितना पिछड़ा हुआ है। फिर जो न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, एटमॉस्फेरिक और ग्राउंड यानी कि जमीन पे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ा जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जब सचमुच न्यूक्लियर एक्सप्लोजन करना है तब वो न्यूक्लियर वेपन है वो मिसाइल में होगा या प्लेन में होगा, और प्लेन या मिसाइल है वो मीलों दूर चल के वहाँ पे एक्सप्लोड करेगा। तो दूसरा हमारा जो उसकी जो असेंबली है कि भाई एक स्क्रू ढीला है और उसकी वजह से बम फटा नहीं, तो वो रूल आउट करने के लिए एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किया जाता है जिसमें कि सचमुच बम को हवा के 3-4-10 किलोमीटर ऊपर से फेंका जाता है। तो इस तरह के न्यूक्लियर एटमॉस्फेरिक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इंडिया ने कितने किए हैं? 0। इंग्लैंड ने कितने किए? 8। चाइना ने कितने किए? 22। चाइना ने 22 न्यूक्लियर एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन किए हैं, हमने एक भी नहीं किया। यूएस ने कितने किए? 330। रूस ने कितने किए? 200 अभी तक। उसके बाद है हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजन। हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजन में बम को मिसाइल के अंदर रखा जाता है और मिसाइल 200, 300, 400 किलोमीटर ऊपर जाके उसके बाद फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। वो एक्चुअल टेस्ट है। तो हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजन रशिया ने कितने किए? 7। अमेरिका ने 14। चीन ने अनाउंस किया है कि हम करने वाले हैं, अभी तक किया नहीं है हाई ऑल्टीट्यूड एक्सप्लोजन, करने वाले हैं ऐसा अनाउंस किया है। भारत ने एक भी नहीं किया। उसके बाद लार्जेस्ट एक्सप्लोजन इन किलोटन, यानी कि जो धमाका किया है वो कितने किलोटन का था? तो भारत का धमाका था वो 45 किलोटन का, 45 किलोटन। यूके का जो सबसे बड़ा धमाका है वो 200 किलोटन। चीन का जो सबसे बड़ा धमाका है वो 4300 किलोटन, यानी हमारे जो सबसे बड़े धमाका है उससे करीब 100 गुना बड़ा। अमेरिका का 15,000 और रशिया का 50,000 किलोटन, यानी रशिया ने जो सबसे बड़ा धमाका किया है वो हमारे धमाके से 1000 गुना ज़्यादा, 1000% नहीं, 1000 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। और चीन का धमाका कुछ 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली था। यानी हमारी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी और न्यूट्रॉन बॉम्ब
रशिया, अमेरिका और चीन तीनों के पास न्यूट्रॉन बम है, भारत के पास न्यूट्रॉन बम नहीं है। और न्यूट्रॉन बम भी हमारे पास होने चाहिए क्योंकि चीन के पास है। पैरिटी विद चाइना, जो सिद्धांत भारत के बुद्धिजीवी पसंद करते हैं, वो कहते हैं मिनिमम क्रेडिबल डेटरेंस होना चाहिए, कि बस इतना ही कि लोग हमसे डरे। पर मिनिमल क्या होता है, और जो आज मिनिमल है वो कल मिनिमल है, और क्रेडिबल क्या होता है, यदि वो मिनिमल है तो क्रेडिबल कैसे हुआ। वो मिनिमल क्रेडिबल डिटरेंस की बात इस तरह की है कि बस लंगोट पहना है और कुछ नहीं पहना, यानी कपड़े पहन लिए, वो बकवास है। डॉक्ट्राइन होना चाहिए पैरिटी विथ एनिमी, यानी कि चीन और अमेरिका हमारे दुश्मन है, तो कम से कम हमारे पास उतने न्यूक्लियर हथियार होने चाहिए जितने चीन और अमेरिका के पास है। तो जो दूसरा कि पोखरण 2 है, वो आप गूगल कीजिए, पोखरण 2 फेलियर, तो आपको काफ़ी सारे आर्टिकल मिलेंगे कि पोखरण 2 वॉज अ फेलियर काफ़ी सेंस में। उसमें जो एक्सपेरिमेंट हुआ था उसमें एक लोहे का रॉड रखा गया था, एक कुएं के ऊपर लोहे का रॉड रखा गया था, और यदि एक्सप्लोजन प्लान के हिसाब से होता तो वो रोड के टुकड़े टुकड़े हो जाने चाहिए थे, उसके बजाय वो रोड सिर्फ उछल के गिरा था। वो आपको पिक्चर्स भी मिलेंगे इस तरह के, आप गूगल कीजिए पोखरण 2 फेलियर तो आपको मिल जाएंगे। और इसीलिए एटमॉस्फेरिक टेस्ट किया जाता है कि एक्सप्लोजन सचमुच सक्सेसफुल हुआ या नहीं। एटमॉस्फेरिक टेस्ट में क्या होता है कि एक जगह धमाका होता है, और यदि धमाका मानो कि प्लान किया है कि 1000 किलोटन का और 1000 किलोटन का धमाका हुआ, तो वहां से 100 मीटर दूर, 200 मीटर दूर, 300 मीटर दूर, 500 मीटर दूर सिर्फ थर्मोमीटर रखे जाते हैं और नापा जाता है कि भाई एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर कितना बढ़ा, और सिर्फ थर्मोमीटर के जरिए पता लग जाएगा कि जो धमाका हुआ था वो कितने किलोटन का था, और उससे सच को दबाया नहीं जा सकता। यदि सचमुच धमाका फेल हुआ था तो जो टेम्परेचर टेस्ट है वो बता देगा कि धमाका 1000 किलोटन का प्लान हुआ था, लेकिन जो धमाका हुआ वो सिर्फ 100 किलोटन का था। इसलिए एटमॉस्फेरिक टेस्ट करना बहुत जरूरी है, जो कि इंडिया ने अभी तक किया नहीं है। और भारत और चीन के साथ तुलना करें तो रेगुलर सोल्जर जो हमारे पास है वो सिर्फ 14 लाख है, चीन के पास 22,000। ये जो मेरा रेफरेंस मटेरियल है उसके सेक्शन 24.9 में नहीं मैंने दिया है, 24.9 में, कि भारत और चीन का कंपैरिजन, वो आपको विकिपीडिया पे भी मिल जाएगा। और चाइना के पास मिलिट्री रेडी यूथ ज्यादा है, क्योंकि वहां करीब सारे यूथ को मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई है। तो हमारे पास 14 लाख है, और पैरामिलिट्री भी गिन लो तो 10 लाख है। पुलिस 10 लाख की है, पर पुलिस के पास कोई इतनी ट्रेनिंग नहीं है कि वो सोल्जर को मैच कर सके। और मिलिट्री रेडी यूथ कितना है? प्रैक्टिकली 0, 1 लाख से भी कम। जबकि चीन के पास मिलिट्री रेडी यूथ है, वो करोड़ों की संख्या में है, तो उनके रेगुलर ट्रूप है वो भी हमसे 1.5 गुने बड़े हैं। फिर नंबर ऑफ प्लेन्स, हमारे पास 3000 प्लेन है, चाइना के पास 9,300, यानी हमसे 3 गुने। और उससे ज़्यादा डरने की बात क्या है कि चीन है वो फाइटर प्लेन का खुद उत्पादन करता है, जबकि हम प्लेन का उत्पादन नहीं करते। यानी कि जब युद्ध शुरू होगा तब चीन के पास स्पेयर पार्ट है, हमारे पास स्पेयर पार्ट नहीं, हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद नंबर ऑफ कॉम्बैट प्लेन है हमारे पास 1330, चीन के पास है 2300। और न्यूक्लियर वॉरहेड हमारे पास है 50, चीन के पास है 200। और चीन के जो न्यूक्लियर वेपन है वो काफ़ी बड़े हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमने सबसे बड़ा एक्सप्लोजन किया वो है 45 किलोटन का, और चीन ने जो एक्सप्लोजन किया था वो 4300 किलोटन का। इतना ही नहीं, चीन ने एक एक्सप्लोजन किया था 3300 किलोटन का 1968 में, और वो एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन था, असली एक्सप्लोजन। यानी हमसे 30 साल पहले और 70 टाइम्स बिगर, 70 गुना बड़ा, और 30 साल पहले, और वो भी एटमॉस्फेरिक एक्सप्लोजन चीन ने किया था। और मिसाइल की रेंज जो हमारी है वो मैक्सिमम रेंज है वो 3000 किलोमीटर है, चाइना की मिसाइल की रेंज 12000 किलोमीटर है। तो इस तरह से देखो तो, और न्यूक्लियर सबमरीन चीन के पास 4 या 5 है, हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन जो है वो उसमें न्यूक्लियर रिएक्टर है, पर उसमें न्यूक्लियर मिसाइल की कैपेबिलिटी नहीं है अभी। तो सबमरीन कैरिंग न्यूक्लियर वॉरहेड अभी हमारे पास 0 है, चीन के पास 4 या 5 है। और क्रूज मिसाइल चीन के पास भी है, भारत के पास भी है, लेकिन चीन है वो क्रूज मिसाइल का उत्पादन करता है, हम सिर्फ असेंबली करते हैं। जो ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है उसका जो कोर है वो रशिया का है, यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग होती है।
और दूसरा लेसर गाइडेड मिसाइल्स एंड लेसर गाइडेड बॉम्ब। लेसर गाइडेड मिसाइल और लेसर गाइडेड बॉम्ब हम इंपोर्ट करते हैं, चाइना लेसर गाइडेड बॉम्ब और लेसर गाइडेड दोनों मैन्युफैक्चर करता है। इससे उनको लेसर गाइडेड बॉम्ब और लेसर गाइडेड मिसाइल सस्ते में पड़ेगा, वो 1000, 2000, 5000 जितने फेंकने वो फेंक सकता है, और जबकि हमें एक एक लेसर गाइडेड बॉम्ब फेंकना हो तो फुक फुक पर फेंकना पड़ेगा। अभी हमारी सेना की स्थिति कितनी कमजोर है, तो मैं इस पॉइंट से बताऊंगा कि किस तरह से कारगिल का युद्ध है वो भारत हार गया, पाकिस्तान हार गया, अमेरिका जीत गया। ये मैं फिर से बताऊंगा, शायद आपको ये बात सुनने में बहुत बुरी लगे कि कारगिल का युद्ध है वो किस तरह से भारत और पाकिस्तान दोनों हार गए और किस तरह से अमेरिका जीत गया। तो जब कारगिल का युद्ध शुरू हुआ तो पहले तो सबसे बड़ी नाकामयाबी हमारी है कि दुश्मन घुस गया सेना का बॉर्डर के अंदर, इतने बंकर बना लिए और महीनों तक हमें पता नहीं चला। क्यों पता नहीं चला? क्योंकि उसी वक्त की जब पाकिस्तान की सेना इतने सारे हेलीकॉप्टर ले जा रही थी, इतने सारे लोग घूम रहे थे बंकर पे सामान रखने के लिए, जो भी घटना घनी प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस में या तो स्पेस डिपार्टमेंट में, इसरो का जो सर्वेलेंस था उस पर्वतीय इलाके पे वो बंद हो गया। कुछ भी हो पर इसरो का वो सर्वेलेंस बंद हो गया कि जिसकी वजह से इतने सारे हेलीकॉप्टर, यदि वो सर्वेलेंस चलता होता तो इतने सारे हेलीकॉप्टर आ जा रहे थे वो तुरंत पकड़े जाते हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर है वो अपना स्मोक ट्रेस और हीट ट्रेस रखता है कि जिससे सैटेलाइट उसे आराम से पकड़ सके, खास करके जब पूरा बर्फीला मैदान है, कोई मानवीय प्रवृत्ति नहीं हो रही और उसके ऊपर हेलीकॉप्टर जा रहा है तो सैटेलाइट उसे आसानी से परख सकता है। लेकिन सैटेलाइट सर्वेलेंस बंद हो गया और इतने सारे सैनिक वगैरह घुस गए और हमें काफ़ी महीनों बाद पता चला। उसके बाद जो दुश्मन थे उनकी वो हाइट पे थे तो वो थोड़ा सा गोला बारूद भी फेंकते थे तो हमें बहुत नुकसान होता था, और जबकि हमारे लोग ऊपर से नीचे से ऊपर चढ़ रहे थे तो एक तो थक जाते थे और ऊपर से वो जब गोली फेंकते थे तो गोलियां ऊपर तक पहुंचती भी नहीं थी। बफोर्स तोप में भी जब 100-200 गोले फेंके जाते थे तब मुश्किल से 1-2 गोले टारगेट पे लगते थे। तो इस हिसाब से उनकी पोजीशन बहुत ज़्यादा पावरफुल थी। अब हमारे कुछ 800-1000 सैनिक मारे गए, 2-3 हज़ार घायल हुए। उसकी सबसे बड़ी वजह क्या कि हमारे पास उस समय लेसर गाइडेड बॉम्ब नहीं थे। यदि लेसर गाइडेड बॉम्ब या लेसर गाइडेड मिसाइल होते हमारे पास उस वक्त कारगिल का युद्ध जब शुरू हुआ तो हमारा एक भी सैनिक नहीं मरता। कैसे कि लेसर गाइडेड बॉम्ब क्या करता है, लेसर गाइडेड बॉम्ब में प्लेन है वो 10-12 किलोमीटर ऊपर होता है। यहाँ पे मान लो फेंकना है, बॉम्ब फेंकना 10-12 किलोमीटर ऊपर होता है, यानी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल प्लेन को तोड़ नहीं सकती। और प्लेन है वो एक बम फेंकता है, और सैटेलाइट है वो जो जहाँ पे बम को गिरना होता है वहाँ पे एक लेसर बीम फेंकते हैं, और जो बम है वो लेसर बीम परख लेता है और वहीं पे जाके गिरेगा जहाँ पे वो लेसर बीम का स्पॉट है। तो इससे 1-2 बम में पूरा बंकर खत्म हो सकता है। वहाँ पे जो भी 20-30-40 लोग छिपे आसपास वो सारे सबको मारा जा सकता है। और लेसर गाइडेड बम की खोज हुई 1961 या 1971 में, और 1981 में चीन ने उसका उत्पादन शुरू किया था, लेकिन 1998 तक हमारे पास लेसर गाइडेड बॉम्ब था ही नहीं। तो इसकी वजह से हमें फाइटर प्लेन भेजने पड़े, तो फाइटर प्लेन को बहुत नीचे की हाइट पे उड़ना पड़ा ताकि वहाँ पे बम फेंक सके बंकर पे, और उसमें हमारे प्लेन नष्ट हो गए। इसलिए फिर बाद में एयरफोर्स को प्लेन यूज करने में थोड़ी दिक्कत हुई। तो जब युद्ध चरम सीमा पे था तब अमेरिका ने भारत को कहा, अमेरिका को भारत को सबक सिखाना था, क्योंकि वाजपेयी ने पोखरण 2 किया। पोखरण 2 किया इसलिए कि भाई मैं पोखरण 2 का समर्थक हूँ, इसलिए कि भाई हमने मना किया था तो पोखरण 2 क्यों किया। और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी इंडिया की आगे बढ़े वो अमेरिका, रशिया, चीन किसी भी देश को मंजूर नहीं है। इसलिए सबक सिखाने के लिए कारगिल का युद्ध अमेरिका ने शुरू करवाया, और मुशर्रफ उस एरिया का कमांडो रह चुका था 15-20 साल तक, तो उसे वहाँ की पूरी लोकल जानकारी थी और इसने ट्रूप्स को कारगिल के जो पर्वतीय इलाके थे वहाँ तक पहुँचा दिया। अब जब युद्ध चरम सीमा पे था तो परिस्थिति ये थी कि हमारे पास सिर्फ 3-4 महीने तक चले उतने बफोर्स के तोप के गोले बचे थे। तो यदि अमेरिका ने इजराइल को एनओसी ने इजराइल को कहा होता कि भाई बफोर्स के तोप के गोले भारत को भेजना बंद कर दो, तो इजराइल बंद कर देता, तो 3 महीने में हमारे बफोर्स के तोप के गोले सारे खत्म हो जाते। दूसरी तरफ पाकिस्तान की भी यही स्थिति थी कि उसको जो सामान और आदमी और दवाइयाँ ले जाने के लिए जो हेलीकॉप्टर चाहिए,
जो कि इतनी हाई ऑल्टीट्यूड पे उड़ सके, वैसे हेलीकॉप्टर के स्पेयर पार्ट उसके पास करीब करीब ख़त्म हो चुके थे। तो उसको भी, पाकिस्तान को भी उसके आदमियों को सपोर्ट पहुंचाने में दिक्कत हो रही थी। और उसमें अमेरिका ने फिर भारत को बोला, पाकिस्तान को बोला कि अब तुम अपने आदमी वापस खींच लो, और भारत को भी बोला कि तुम सेफ पैसेज दे दो। देखो ये कितने दुख की बात है कि दुश्मन के आदमी हमारे बॉर्डर में घुस जाते हैं, हमारे पर्वतों पे बंकर बना लेते हैं और हमारे 800,000 सैनिकों को मार देते हैं, 1000-2000 को घायल कर देते हैं, और हमें सेफ पैसेज देना पड़ता है अमेरिका के कहने से। जो सेफ पैसेज का डिसीजन लिया वाजपेयी ने, और उस समय रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस ने, वो अमेरिका के दबाव से लिया। उसमें टाइम की क्रोनोलॉजी भी इसी तरह से है कि कुछ दोपहर को, अमेरिका के दोपहर को 2 बजे, यानी भारत में रात को 12-1 बजे होंगे, 11 रात को 11-12 बजे होंगे, तब वहाँ पे बिल क्लिंटन और मियां नवाज शरीफ की मीटिंग हो रही है। और उस मीटिंग से बिल क्लिंटन ने वाजपेयी को रात को 12-1 बजे फ़ोन किया और फ़ोन पे फिर क्लिंटन ने बोला कि आप सेफ पैसेज दो, और उसके कुछ 2-3 घंटे बाद वाजपेयी ने रक्षा मंत्री को कहा, और 1-2 घंटे बाद रक्षा मंत्री ने जनरल को कहा, और सुबह 6 बजे सेफ पैसेज अनाउंस किया गया। यानी कि मियां नवाज शरीफ, क्लिंटन और वाजपेयी की जो रात को 12-1 बजे मीटिंग हुई, उसके 4-5 घंटे बाद भारत के जनरल ने सेफ पैसेज इशू किया। और इसमें अमेरिका की जीत कैसे हुई कि मान लो भारत ने सेफ पैसेज नहीं दिया होता तो अमेरिका तोप के गोले की सप्लाई रुकवा देता, बोफोर्स तोप के गोले की, और हमें लेसर गाइडेड बम नहीं देता। लेसर गाइडेड बम फ्रांस ने दिए थे, पर वो अमेरिका यदि मना करता, कि फ्रांस को बोलता कि लेसर गाइडेड बम नहीं देना है, तो फ्रांस नहीं देता। तो और पाकिस्तान को जो सप्लाई था, हेलीकॉप्टर का सप्लाई, वो डबल कर देता। तो इस तरह से पाकिस्तानी सैनिकों की ताकत बढ़ती जाती और हमारे तोप के गोले खत्म हो जाते, लेसर गाइडेड बम नहीं होते तो हम उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते, और हमारे बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाते, तो युद्ध में हमारी हार होती। और दूसरी तरफ यदि पाकिस्तान ने सेफ पैसेज की ऑफर स्वीकार नहीं की होती तो अमेरिका उल्टा करता कि भारत को बॉफर्स के तोप के गोले देता और लेसर गाइडेड बम देता, और उसके बाद पाकिस्तान की सप्लाई रुकवा देता, तो पाकिस्तान के सारे लोग मारे जाते। यानी अमेरिका ने उस समय न्यूट्रल रहा कि भाई दोनों अपना खिसक जाओ वापस वहां से और युद्ध बंद करो, लेकिन अमेरिका जिसकी साइड लेता उसकी विजय होने वाली थी। तो इस तरह से, और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारी सेना कमजोर, सेना यानी हमारा मिलिट्री वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है, वेपन मैन्युफैक्चरिंग कमजोर है। यदि हमारे पास बड़ी संख्या में लेसर गाइडेड बम होते तो हमें अमेरिका को कहने की भी जरूरत, की बात सुनने की भी जरूरत नहीं, कि वो बोले कि सेफ पैसेज, तो हम बोले नहीं देंगे सेफ पैसेज, मार डालेंगे सारे आदमियों को बम फेंक के। और वो कर सकते थे यदि हमारे पास लेसर गाइडेड मिसाइल होते, लेसर गाइडेड बम होते। तो इसलिए वेपन मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्रियां बड़े पैमाने पे होनी जरूरी है। अब भारत के अधिकतर को बुद्धिजीवी कहते हैं कि जो वेपन मैन्युफैक्चरिंग है वो पूरा आउटसोर्स कर देना चाहिए, यानी कि भारत को हथियार बनाने ही नहीं चाहिए, हथियार सारे इंपोर्ट करने चाहिए। इसीलिए भारत में आप देखो तो नाम मात्र की हथियार बनाने की फैक्ट्री, AK-47 राइफल भी, इंसास राइफल जो AK-47 की कॉपी है, वो भी ओरिजिनल AK-47 जो है उसकी उतनी अच्छी नहीं है। राजस्थान में कभी कभी उसमें रेत घुस जाती है, या तो कश्मीर की ठंड में वो कभी कभी जाम हो जाती है, और भारत के सैनिक भी उस राइफल को एक्सट्रीम कंडीशंस में, कश्मीर के सियाचिन वगैरह में उसको यूज नहीं करते। और भारत अभी भी AK-100 राइफल का उत्पादन नहीं कर सकता, AK-74 का भी नहीं हो रहा है। यहाँ पे AK-100 राइफल भी इंपोर्ट करनी पड़ती है। बोफोर्स के तोप तो छोड़ दो, मेरे ख्याल से तोप के गोले भी अभी भी इंपोर्ट हो रहे हैं, और प्लेन तो पूरे इंपोर्ट ही होते हैं, कोई कॉम्बैट प्लेन तो इंडिया में बन ही नहीं रहा। जो तेजस है उसके भी अधिकतर पार्ट्स है वो इंपोर्टेड है। इसी तरह से टैंक है वो सारे इंपोर्टेड है। अर्जुन टैंक अभी तक 50 पीस भी नहीं बन पाया, अर्जुन टैंक के टैंक हमारे सारे इंपोर्टेड है। तो सब कुछ इंपोर्टेड ही है, मेड इन अमेरिका या मेड इन रशिया या मेड इन फ्रांस जो भी हो। तो मेड इन फ्रांस या मेड इन रशिया या मेड इन अमेरिका हथियारों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो सकती है? ट्रोजन। अब इसमें आपको थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, हार्डवेयर ट्रोजन और किल स्विच। और एक स्पेसिफिक केस आपको स्टडी करना हो तो सीरिया, रडार
और ट्रोजन, और दूसरा गूगल करना सीरिया रडार किल स्विच। तो इसमें इस तरह से आता है कि सीरिया ने एक फ्रांस की कंपनी से या अमेरिका की कंपनी से रडार खरीदा था, और वो रडार एकदम परफेक्ट काम कर रहे थे, लेकिन जिस दिन इजराइल के प्लेन आए अटैक करने के लिए, उस दिन रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया, और इजराइल के प्लेन है वो बम फेंक के वापस चले गए, और रडार ने उस प्लेन को डिटेक्ट नहीं किया। वो क्यों? उसमें कहा जाता है कि उस इक्विपमेंट में जो फ्रांस के साइंटिस्ट या जो भी जिस देश ने उसको रडार को बनाया, फ्रांस या अमेरिका, उसने किल स्विच रखे थे कि एन मौके पे जब जरूरत हो तब उस रडार की कैपेसिटी को डिसेबल किया जाए। तो जिस दिन इजराइल के प्लेन आने वाले थे, उस दिन सीरिया के रडार ने काम करना बंद कर दिया। तो इसी तरह से हम मान लो फ्रांस से हथियार खरीदते हैं या अमेरिका से हथियार खरीदते हैं और हमारा चीन के साथ युद्ध होता है, तो उस दिन हमें अमेरिका या फ्रांस धमका सकता है कि इतनी इतनी माइन्स हमें दे दो, इतना इतना कंट्रोल हमें दे दो, वरना हम ये किल स्विच एक्टिवेट कर देंगे तो तुम्हारे प्लेन है वो हवा में टूट जाएंगे या तो टेक ऑफ भी नहीं करेंगे। और जितना ब्लैकमेल करना हो कर सकते हैं वो बटन दिखा के कि भाई ये काम कर रहा हूँ, वरना मैं ये किल स्विच का बटन दबा रहा हूँ। इसलिए हथियार है वो हमेशा जितने हो सके, मैं कहूँगा सारे, जितने हो सके नहीं, सारे मेड इन इंडिया होने चाहिए। तो उसके लिए क्या जरूरी है कि बड़े पैमाने पे हथियारों की फैक्ट्रियां डाली जाए। तो जो ये मनमोहन सिंह और ये वाजपेयी और वो सब नेता थे, उन्होंने तो हथियार की फैक्ट्रियां डालना तो दूर रहा, जितनी फैक्ट्रियां थी वो भी एक के बाद एक बंद कराते रहे। वाजपेयी की जो पहली 13 महीने की जो टर्म थी, उसमें थोड़ी बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाई उन्होंने भारत को, सेना को मजबूत करने की, लेकिन उसके बाद जब अमेरिका ने सुब्रमण्यम स्वामी और जयललिता और सोनिया गांधी की मदद से वाजपेयी की सरकार गिरा दी, उसके बाद कारगिल का युद्ध हुआ, तो उसके बाद जो वाजपेयी की सरकार आई वो हमेशा उसने पूरी तरह अमेरिका के गुलाम की तरह काम किया और भारत की सेना को मजबूत करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। और कांग्रेस तो 1991 से ही बिकी हुई है, फिर वो नरसिम्हा राव की सरकार हो या सोनिया गांधी की सरकार हो या मनमोहन सिंह की सरकार हो, उसने भारत की सेना को मजबूत करने का कोई खास प्रयत्न नहीं किया। तो मैंने ब्रॉड बैकग्राउंड दिया कि अभी सेना की परिस्थिति कितनी कमजोर है, ये हमारे पास सारे हथियार है वो इम्पोर्टेड है, और उसके लिए क्या सॉल्यूशन है कि हमें हथियार बनाने की फैक्ट्रियां भारत में डालनी पड़ेगी। और क्या क्या चीजें चाहिए कि उसके लिए कंट्री में इंजीनियरिंग स्किल्स बढ़ानी पड़ती है। जो सिविलियन सेक्टर है इंजीनियरिंग का, सिविलियन सेक्टर यानी कि मोबाइल फोन है या तो कैलकुलेटर है या तो कंप्यूटर है या कार है या डीवीडी प्लेयर, टीवी जितनी भी है, उसमें बड़ी पैमाने पर जब इंजीनियर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है तो उस इंजीनियर को ट्रेनिंग मिलती है, स्किल्स उसकी बढ़ती है, और बाद में वो स्किल्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिलिट्री के लिए यूज की जा सकती है। तो मिलिट्री मैन्युफैक्चरिंग यदि इंप्रूव करना हो तो भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो भी इंप्रूव करना पड़ेगा। तो लोकल मैन्युफैक्चरिंग कैसे इंप्रूव हो सकता है, कौन कौन से कानूनों से? तो एक तो वही कि जो जापान ने 1950s में लिए थे, 1950s में जापान ने कैसे अपनी मैन्युफैक्चरिंग स्किल्स बढ़ाई कि इंपोर्ट ड्यूटी को अभी 30% है उसे बढ़ा के 300% करना चाहिए। इंपोर्ट ड्यूटी जो मेरा प्रपोजल है कि इंक्रीज इंपोर्ट ड्यूटी टू 300%। इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ेगी तो अपने आप लोकल मैन्युफैक्चरिंग है वो प्रमोट होगा। उसके बाद सोशल सिक्योरिटी फॉर लेबर एंड हायर फायर पॉलिसी। सोशल सिक्योरिटी ऑफ लेबर यानी कि हर एक आदमी यदि बेरोजगार होता है तो उसे अपने आप सरकार से भत्ता मिलना शुरू हो जाएगा, जो कि एमआरसीएम प्रपोजल है। सोशल सिक्योरिटी की अलग से जरूरत नहीं है, एमआरसीएम प्रपोजल है कि हर एक आदमी को मिनरल रॉयल्टी और सरकार की जमीन का किराया मिलेगा। तो उससे फायदा क्या होता है कि कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि मेरी नौकरी जाएगी तो मैं बेहाल हो जाऊंगा, मेरे फैमिली के मेंबर बेहाल हो जाएंगे कि भाई तुझे लैंड रेंट और मिनरल रॉयल्टी तो मिल ही रही है। तो उससे क्या होता है कि इंडस्ट्री है वो हायर एंड फायर पॉलिसी ले सकती है। हायर एंड फायर पॉलिसी लेने से जो प्रोडक्टिविटी के प्रॉब्लम है, इनडिसिप्लिन के प्रॉब्लम है वो कम हो जाएंगे। तो दूसरा जो सजेशन है कि प्रमोट हायर एंड फायर पॉलिसी इन इंडस्ट्री और एनकरेज लोकल कंपटीशन। कैसे कि जो वेल्थ टैक्स और एमआरसीएम है वो लैंड का प्राइस कम कर देगा। लैंड के प्राइस कम हो जाएंगे तो अपने आप आदमी को नए उद्योग स्थापने की, नए उद्योगों की स्थापना करने में जो कॉस्ट है उसकी, लैंड कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। अब और जो की पैरामीटर है मिलिट्री के, जो 10 एक पैरामीटर है मैं उसको पढ़ जाता हूं कि इससे सेना पे कैसे असर होगा।
कि सैनिकों की तनख्वाह, जाहिर है तनख्वाह जितनी कम होगी उतनी सेना की स्थिति खराब होगी। वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी, यदि देश की वेपन मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी कमजोर है तो सैनिक कितने भी अच्छे हो, सैनिकों में कोई हमारे, जब मैं कहता हूँ सेना कमजोर है तो मैं सैनिकों का फॉल्ट नहीं दे रहा, फॉल्ट मिनिस्टर IAS लेवल का है कि वो बिके हुए हैं और इसलिए वो हथियार बनाने की फैक्ट्रियां नहीं डाल रहे हैं, और इसकी वजह से हथियारों की कमी की वजह से सेना कमजोर हो गई है, क्योंकि अंत में सेना को लड़ने के लिए हथियार चाहिए। फिर आता है आम नागरिक के पास बंदूकें है या नहीं। जिन जिन देशों में आम नागरिकों के पास बंदूकें होती है वहां की सेना मजबूत होती है। वहां क्यों सेना मजबूत होती है कि वहां का आम नागरिक है, उसने खुद बंदूक चलाए हैं, वो खुद बंदूक का इंपॉर्टेंस समझता है, तो बंदूक का जब वो महत्व समझता है तो अपने आप वो टैंक का, प्लेन का, फाइटर प्लेन का, सबमरीन का सारा महत्व खुद समझना शुरू कर देता है। एक एक्चुअल राइफल की कोई आदमी एक गोली चलाता है और सामने एक डमी रखा जाता है, जैसे अमेरिका की पुलिस को ट्रेनिंग दी जाती है कि जो डमी होता है उसके अंदर एक फ्लूइड भरा जाता है और उसकी वजह से वो डमी होता है वो एक आदमी जितना ही डेंसिटी वाला हो जाता है, कि भाई एक एक्चुअल आदमी की जितनी डेंसिटी होती है बॉडी की उसी तरह का एक डमी तैयार किया जाता है और उस पर फायर प्रैक्टिस कराई जाती है, और उससे उसको आइडिया आता है कि ये एक गोली है, वो एक आदमी को क्रॉस कर गई, या तो 2 3 4 आदमी लाइन में खड़े हैं तो 4 आदमियों को क्रॉस कर गई, और जब वो एक्सपेरिमेंट होता है तो उससे उसे हथियारों का महत्व समझ में आता है, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। तो जिस देश में सारे नागरिकों को हथियार का महत्व पता होता है पर्सनल एक्सपीरियंस के थ्रू, वहां अपने आप नागरिक है वो सेना को सपोर्ट करना शुरू करते हैं, हथियारों के उत्पादन की फैक्ट्रियों को सपोर्ट करना शुरू करते हैं और इससे सेना मजबूत होती है। तो सारे नागरिकों को हथियारों की चलाने की ट्रेनिंग देना। फिर इनडिसिप्लिन इन सिटीजन, कि जितनी देशों के नागरिकों में इनडिसिप्लिन ज़्यादा है उतनी वहाँ पे इंडस्ट्री खराब होती है, वहाँ का कॉमर्स खराब होता है और सेना अंत में कमज़ोर हो जाती है। तो उसके लिए जरूरी है ज्यूरी सिस्टम, कि ज्यूरी सिस्टम से अदालत है वो जल्दी सजा देती है जो आदमी इनडिसिप्लिन करता है या तो क्राइम करता है, और उससे सोसाइटी इंप्रूव होती है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिग्रेसिवनेस इन द टैक्स सिस्टम। टैक्स सिस्टम से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि टैक्स सिस्टम जितना रिग्रेसिव होगा उतना सरकार कम टैक्स ले पाएगी तो सेना के लिए कम पैसा रहेगा। फिर 2-3 और चीजें हैं कि स्लोगन नारेबाजी करना, उससे सेना को कोई फायदा नहीं होता। नारेबाजी कितनी भी कर लो, वो फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 1000, भारत माता की जय या वंदे मातरम या कोई कितने भी नारे लगा लो, उसका कोई पॉइंट नहीं है। दिन में एक बार नारा लगा लिया बहुत हो गया, उसके बाद नारेबाजी की कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर देशभक्ति, तो जिस देश में अदालत, पुलिस, सेना, जिस देश में अदालत और पुलिस का रवैया अच्छा होता है वहाँ अपने आप आदमी में देशभक्ति ज़्यादा होती है, और जहाँ पे पुलिस में और अदालत में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है या तो देरी ज़्यादा होती है, वहाँ नागरिकों में देशभक्ति कम हो जाती है, और देशभक्ति कम हो जाती है तो वहाँ की सेना तुलना में कमज़ोर हो जाती है। और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी, यदि हमारी इकोनॉमी है, जैसे कि इकोनॉमी की कोई भी चीज़ ले लो, जैसे कि मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ, तो मोबाइल फ़ोन कंपनियाँ भी विदेशी टेक्नोलॉजी पे चलती है और विदेशी लोग ही चलाते हैं अधिकतर। तो जितनी इकोनॉमी मल्टीनेशनल कंपनियों पे डिपेंडेंट होगी उतने हमारे IAS IPS मिनिस्टर वो मल्टीनेशनल कंपनियों पे डिपेंडेंट होंगे। जो बड़े बिजनेसमैन हैं देश के टॉप में जो 10-15 बिजनेसमैन हैं वो भी मल्टीनेशनल कंपनियों पे पूरी तरह डिपेंडेंट है उनकी कंपनियां चलाने के लिए। तो जितनी इकोनॉमी डिपेंडेंट होगी उतनी उस देश की सेना कमजोर होगी और मिलिट्री और वेपन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री कमजोर होगी। जैसे कि साउथ कोरिया है, तो साउथ कोरिया पूरी तरह अमेरिका पे डिपेंडेंट है उसकी इकोनॉमी। वहाँ पे अधिकतर कंपनियां हैं वो US ओन्ड MNCs है। तो परिणाम क्या हुआ कि साउथ कोरिया सबसे अच्छा DVD प्लेयर बनाता है, सबसे अच्छा टीवी बनाता है, सबसे अच्छा मोबाइल फोन भी बनाता है, पर हथियार बनाने की फैक्ट्रियां कितनी है वहाँ पे 0। वहाँ फाइटर प्लेन कितने बनते हैं 0, न्यूक्लियर सबमरीन कितनी है 0, न्यूक्लियर वेपन कितने हैं, सब में 0। क्यों? क्योंकि वहाँ की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो मल्टीनेशनल कंपनियों के हाथ में आ गई है। तो जितनी मल्टीनेशनल कंपनियां ज़्यादा होगी उतनी ही
पॉलिसी पे डोमिनेशन उनका ज़्यादा होगा और सेना कमजोर रहेगी। और अंत में आता है राइट टू रिकॉल पीएम, कि जो पीएम यदि रिकॉलेबल नहीं है खास करके भारत में, तो वो पीएम बिक जाएगा या तो एजेंट बन जाएगा और देश की सेना कमजोर हो ऐसी नीतियां लेना शुरू करेगा। जैसे कि मनमोहन सिंह है, तो वो डीआरडीओ में और जो सेना की हथियार बनाने की फैक्ट्री है वहाँ पे इंजीनियरों को इतनी कम सैलरी देता है कि अभी प्राइवेट की तुलना में उनकी सैलरी आधी से भी कम हो गई है। प्राइवेट कंपनियां जो सैलरी देती है उसके कंपैरिजन में आधी सैलरी भी इनको नहीं मिलती, तो जाहिर है वहाँ पे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज से पास होकर वहाँ पे कम जाएंगे। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको बताया जो कि सेना को कंट्रोल करते हैं। उसमें एक मैंने बताया कि इंक्रीजिंग इंजीनियरिंग टैलेंट, कि भाई इंजीनियरिंग टैलेंट कैसे बढ़े देश में, उसका डिटेल में मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है चैप्टर 26 में। यहाँ पे मैं ब्रीफ में बताऊंगा। पहला है कि लेबर को प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना चाहिए, नो प्रोटेक्शन एट जॉब पे हायर एंड फायर पॉलिसी होनी चाहिए और उसे फाइनेंशियल प्रोटेक्शन होना चाहिए कि उसकी नौकरी जाती है तो तुरंत उसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिले। और एमआरसीएम यानी कि मिनरल रॉयल्टी और लैंड रेंट उसको सीधा हर एक नागरिक के खाते में जाए तो ऑटोमेटिकली एक सोशल सिक्योरिटी सिस्टम उसकी हो गई। दूसरा, इजी एंट्री लॉज एंड एग्जिट लॉ फॉर इंडस्ट्री, कि फैक्ट्री शुरू करनी है और ख़त्म करनी है तो कानून आसान होने चाहिए कि उसको फैक्ट्री ख़त्म करनी है तो जितनी हो सके जल्दी वो अपने लैंड बेच सके, उसकी मशीनरी बेच सके ताकि वो पैसा वो दूसरी जगह लगा सके। और कस्टम ड्यूटी ज़्यादा होनी चाहिए। जापान ने जो 1950 में तरक्की की उसका मुख्य बहुत सारे कारणों में से था कि कस्टम ड्यूटी वहाँ पे 200-300% से ज़्यादा थी। इसकी वजह से लोकल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहन मिला और ओपन कंपटीशन इनसाइड कंट्री को बाहर के कंपनियों से प्रोटेक्शन मिलना चाहिए पर अंदर पूरी कंपटीशन होनी चाहिए कि किसी को नई कंपनी खोलनी है तो तुरंत खोल सके, किसी को कंपनी बंद करनी है तो तुरंत बंद कर सके, किसी तरह का लाइसेंस कोटा नहीं होना चाहिए। और जजमेंट है वो फास्ट आने चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री गिरती है उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि कहीं कोर्ट के केस में फंस गया और साल 2 साल 5 साल 10 साल तक जजमेंट नहीं आया। तो उसके लिए राइट टू रिकॉल जज और ज्यूरी सिस्टम, वो मैंने अलग अलग वीडियो टेप में इसको डिस्क्राइब किया है। अब अंत में सवाल आता है कि यदि हमने सेना को नहीं सुधारा तो क्या होगा, तो कितने गंभीर परिणाम हो सकते हैं और शायद साल 2 साल के अंदर भी गंभीर परिणाम आ सकते हैं। किस तरह से कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों अमेरिका ईरान का तेल लूटने के लिए ईरान पे हमला करने ही वाला है। ईरान के पास एटम बम नहीं होंगे तो ये बोल के हमला करेगा कि भाई तुम हमारा क्या बिगाड़ दोगे, और एटम बम होगा तो ये बोल के हमला करेगा कि तो तुमने एटम बम बनाया क्यों। जैसे कि इराक के पास एटम बम नहीं था तो भी इराक को लूट लिया, लीबिया के पास एटम बम नहीं था तो भी लीबिया को लूट लिया। इसलिए यही हाल ईरान का होने वाला है। तो ईरान पे जब वॉर, अमेरिका और ईरान का वॉर शुरू होगा तो चाइना को अमेरिका को ईरान को सपोर्ट करना पड़ेगा। चाइना के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो ईरान को सपोर्ट करे, उसको ईरान को सपोर्ट करना ही पड़ेगा। क्यों कि इराक के तेल के कुएं सारे अमेरिका ने लूट लिए तो उसकी वजह से चाइना को इराक का तेल मिलना बंद हो गया। लीबिया में चाइना को $1 ट्रिलियन से ज़्यादा नुकसान किया है। लीबिया में जितना भी चाइना का इन्वेस्टमेंट था वो सारा अमेरिका ने हजम कर लिया या तो अमेरिका ने ख़त्म कर दिया। और लीबिया से जो सस्ता तेल मिल रहा था चाइना को वो भी अब बंद हो गया। तो ईरान, यदि ईरान के तेल के कुएं अमेरिका नष्ट कर देता है या कंट्रोल में कर लेता है तो चाइना को जो ऑयल की कॉस्ट है वो और भी बढ़ जाएगी। इसलिए चीन को ईरान को बचाने के लिए युद्ध में उतरना पड़ेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब जब पाकिस्तान और ईरान का युद्ध होगा, अमेरिका और ईरान का युद्ध होगा तो पाकिस्तान भी ईरान को सपोर्ट करेगा। यदि नहीं किया तो वहाँ पे रिवोल्ट होगा और नई सरकार है वो ईरान को सपोर्ट करेगी। अब पाकिस्तान, ईरान और चाइना ये तीन जब आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली भारत है वो एक या दूसरी तरह से युद्ध में घसीट लिया जाएगा। या तो पाकिस्तान इंडिया पे अटैक कर देगा या तो अमेरिका को चाहिए कि भाई भारत हमारी ओर से लड़े, इसलिए वो पाकिस्तान में जो उसकी रेसिडुअल स्ट्रेंथ है उसके जरिए वो पाकिस्तान के जनरलों को पैसा वैसा देके बोलेगा कि भाई भारत में भी तुम 2-4 बम फेंक दो। तो किसी ना किसी तरह से पाकिस्तान है वो भारत पे, वैसे भी पाकिस्तान है वो पिछले 60 साल से तय करके बैठा है कि भाई भारत को ख़त्म करना है। वहाँ की पब्लिक भी एंटी इंडियन है पूरी सर से पांव तक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ के सेना एंटी इंडिया है, वहाँ का आम नागरिक भी चाहता है कि भाई हिंदुस्तान को पूरी तरह ख़त्म कर दिया जाए। तो
और जब चीन का उसे साथ मिलेगा तो पाकिस्तान भारत पे अटैक कर देगा। अब तब भारत के पास दो ऑप्शन ही बचेंगे कि या तो तबाही देख लो या तो अमेरिका की शरण में चले जाओ, क्योंकि चीन यदि पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर हथियार देता है तो भारत की सेना किसी भी हालत में लड़ नहीं पाएगी, क्योंकि वो भारत चीन का युद्ध हो गया, प्रॉक्सी वॉर हो गया एक तरह का। भारत की सेना पाकिस्तान की सेना को 10 बार खत्म कर सकती है। अभी जो दोनों की स्ट्रेंथ है, पाकिस्तान की सेना की स्ट्रेंथ और भारत की सेना की स्ट्रेंथ, तो भारत की सेना पाकिस्तान को 10 बार खत्म कर सकती है। लेकिन यदि चीन ने बड़े पैमाने पे मदद करनी शुरू की, क्रूज मिसाइल देने शुरू किए, फाइटर प्लेन देने शुरू किए, तो फिर एक तरह का वो प्रॉक्सी वॉर हो गया भारत और चीन के बीच। तो उसमें भारत को बहुत नुकसान जा सकता है और अंत में फिर क्या होगा कि भारत को अमेरिका को बोलना पड़ेगा कि भाई पूरा देश तुम ले लो और हमें हथियार दो, जो कि 1962 में हुआ था। 1962 में जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को लेटर लिखा था कि आप भारत में अमेरिका का एयरफोर्स का बेस बनाइए और अमेरिका के प्लेन भारत में भेजिए ताकि वो हमारी मदद कर सके। ये लेटर लिखा था जवाहरलाल नेहरू ने कैनेडी को। क्यों लिखा? क्योंकि भारत की सेना नेहरू ने इतनी कमजोर कर दी थी उसके 12-15 साल के शासन में कि भारत की सेना की लड़ने की ताकत कम हो गई थी और चीन की सेना कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग थी। तो दोबारा उसका पुनरावर्तन हो सकता है यदि हमने सेना मजबूत करने के प्रयत्न जितनी हो सके उतनी जल्दी शुरू नहीं किए तो साल 2 साल 3 साल बाद जब भी ईरान अमेरिका का युद्ध शुरू हो जाता है उस समय डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भारत चाइना का युद्ध शुरू हो जाएगा। और यदि उसमें उस वक्त हमारे पास मेड इन इंडिया वेपन नहीं हुए तो हमें अमेरिका, फ्रांस ऐसे देशों से मदद मांगनी पड़ेगी और वो बदले में बोलेंगे कि हम तुम्हें बचाएंगे पर पूरा का पूरा देश है वो हमारे हवाले कर दो, मतलब जितनी मिनरल माइंस है वो हमारे हवाले कर दो, पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है वो हमारे हवाले कर दो वगैरह। तो अभी फिलहाल क्या ऑप्शन है हमारे पास 3-4 महीने के अंदर जो हो सकता है? 3-4 महीने के अंदर ना हम प्लेन बना सकते हैं ना टैंक बना सकते हैं, उसमें मिनिमम 4-5 साल लगेंगे। 3-4 महीने के अंदर करना हो तो एक ही काम हो सकता है, हम 80-90 करोड़ बंदूकों का उत्पादन कर सकते हैं। तो डीकंट्रोलेशन ऑफ वेपन, यानी कि हर एक आदमी को बंदूक रखने की छूट दी जाए। यदि वो क्रिमिनल है तो सीधा उसको पकड़ के जेल में बंद कर दो साल 2 साल 5 साल के लिए, और यदि वो कन्विक्टेड है तो वो बंदूक नहीं खरीद सकता। लेकिन जो भी आदमी जिसने कोई क्राइम नहीं किया, जिसके खिलाफ किसी की कोई कंप्लेंट नहीं है, मेंटली स्टेबल है, उसे बंदूक रखने की छूट होनी चाहिए। जैसे स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में कानून है कि 25 से 45 साल के हर एक आदमी को अपने घर पे बंदूक और 24 गोलियां, ये देखो 24 का आंकड़ा भी मैं कोई हवा में से नहीं ले रहा हूँ, उनके कानून में लिखा है। उनके कानून में लिखा है कि हर एक आदमी के घर पे बंदूक होनी चाहिए और 24 गोलियां उसके घर पे होनी चाहिए। और हमारा देश बड़ा है इसलिए मैं कहूँगा कि हमें कानून ऐसा बनना चाहिए कि हर एक आदमी के घर 2 बंदूक होनी चाहिए और 240 गोलियां होनी चाहिए, तो ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैं स्विट्जरलैंड की कॉपी कर रहा हूँ। तो ये कानून आने के बाद जब एक एक आदमी के पास घर पे बंदूक होगी तो बाहर की सेना एयरफोर्स के द्वारा तोड़फोड़ कर सकती है कि एयरफोर्स के द्वारा पावर स्टेशन तोड़ दिए, एयरफोर्स के द्वारा ब्रिज तोड़ दिए, ट्रेन स्टेशन तोड़ दिए, जितनी तोड़फोड़ करनी एयरफोर्स के द्वारा हो सकती है। लेकिन उस देश की सेना या तो उस देश की पब्लिक भारत में ज़्यादा घुस नहीं पाएगी यदि एक एक आदमी के पास बंदूक है। तो जब ये काम स्टालिन ने किया था, जो द्वितीय विश्व युद्ध स्टालिन ने जीता, उसकी सबसे बड़ी सफलता का राज यही था कि स्टालिन ने कहा कि भाई जो भी हाथ बंदूक उठाने से मना कर दे उसको हाथ तोड़ दो। मतलब कि हर एक रूसी के हाथ में बंदूक होनी चाहिए। वो तो कोई मना ही नहीं करेगा, ऐसी बात है नहीं, ये तो कहने की बात थी कि कोई आदमी बंदूक उठाने से मना करेगा ही नहीं, पर कि हर एक हाथ में बंदूक होनी चाहिए। और इस तरह से उसने जर्मनी को हराया था। और अभी हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है। मैं ये नहीं कहता कि ये एक अच्छा ऑप्शन है, अब ये एक ही ऑप्शन बचा है। हम मान के चले कि भाई 6 महीने में युद्ध शुरू हो सकता है। युद्ध कब होगा वो तो कोई नहीं बता सकता, होगा या नहीं होगा वो भी नहीं बता सकता। आज से 1988 में क्या कोई कह पाया था कि भाई 2 साल में अमेरिका इराक लूट लेगा, आधा लूट लेगा, और 14 साल के अंदर अमेरिका इराक को पूरा लूट लेगा? या तो 2 साल पहले किसी ने प्रेडिक्ट किया था कि बस अब 6-8 महीने के अंदर अमेरिका लीबिया को लूटने वाला है। तो इस तरह से युद्ध कब होगा या नहीं वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते।
हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि युद्ध शुरू हो जाए तो हम तैयारी कर सकते हैं। तो हर एक आदमी के पास बंदूक होगी तो पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की सेना भारत के अंदर बहुत ज़्यादा घुस नहीं पाएगी, वरना परिणाम बहुत भयजनक हो सकते हैं कि अमेरिका तय करे कि भारत की मदद करेंगे लेकिन 6 महीने बाद करेंगे। पहले पाकिस्तान को बड़े पैमाने पर तबाही मचा दे दो ताकि भारत गिड़गिड़ाता हुआ आए तो हमें ईसाई धर्म फैलाने में आसानी होगी। अमेरिका का सबसे बड़ा, अमेरिका के जो मकसद है उसमें से एक मकसद है भारत की सारी मिनरल माइंस टेक ओवर करना, भारत के सारे मैन्युफैक्चरिंग उद्योग खत्म करना और भारत में कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से आसाम, पूरे भारत में ईसाई धर्म की स्थापना करना और जितने भी भारत के धर्म है, हिंदू, सिख, बुद्ध, जैन, इस्लाम, वो उस सारे धर्मों को खत्म करके पूरे भारत को ईसाई बनाना। तो ये पाकिस्तान यदि बड़े पैमाने पे पहले तबाही मचाता है और फिर अमेरिका मदद के लिए आता है तो उसे अपनी घौंस जमाने में, अपनी इमेज बनाने में आसानी होगी। तो इसलिए हो सकता है कि पहले जब ये युद्ध शुरू हो जाए, चीन प्लस पाकिस्तान और दूसरे देश से बांग्लादेश और भारत, वो युद्ध जब शुरू हो जाए तो हमें बड़े पैमाने पे मदद न मिले तो ऐसी स्थिति में चीन के जो हथियार है और चीन के पास जो हथियार बनाने की फैक्ट्रियां हैं वो भारत में बड़े पैमाने पे तबाही मचा सकती है। यानी कि यदि भारत की सेना दिल्ली तक आ जाए, जैसे नादिर शाह दिल्ली तक आ गया, या तो मैं कहूँगा लखनऊ या कलकत्ता तक चली जाए, तो भी ये कोई अचरज की बात नहीं होगी। आप चाइनीज मिलिट्री और इंडियन मिलिट्री की कंपैरिजन कर लो और आप इतना एज्यूम कर लो कि चाइनीज मिलिट्री की आधी स्ट्रेंथ पाकिस्तान के पास आ जाती है, फाइटर प्लेन्स, क्रूज मिसाइल, प्रॉक्सी वॉर की तरह से, कि चाइना है वो सैनिक नहीं भेजता लेकिन हथियार देता है और इंजीनियर देता है। तो यदि इतनी शक्ति आ जाती है पाकिस्तान के पास तो आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना है वो बम्बई कलकत्ता तक पहुंच सकती है। और उसमें एक बार दीवार टूट गई, भारत की सेना रूपी दीवार टूट गई, उसके बाद पाकिस्तान की पॉपुलेशन, सिविल पॉपुलेशन भी करोड़ों की संख्या में भारत में घुस जाएगी। और पाकिस्तान में सिविलियन पॉपुलेशन के पास 1 से 1.5 करोड़ AK-47 है। बाकी बंदूकें छोड़ दो, पूरे भारत में कितने AK-47 है? मुश्किल से 30 लाख। पुलिस, पैरामिलिट्री, मिलिट्री सब मिला के मुश्किल से 30-40 लाख ऐसे AK-47 है। और प्राइवेट AK-47 कितनी है या उसके इक्विवेलेंट राइफल मुश्किल से 1 लाख से भी कम, 2 लाख से भी कम, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ 1.5 करोड़ से ज़्यादा AK-47 राइफल है। तो एक बार भारत की सेना रूपी दीवार यदि टूट गई या उसमें बहुत बड़ी दरार पड़ गई तो पाकिस्तान की सिविलियन पॉपुलेशन है वो भी लाखों करोड़ों की संख्या में भारत में घुस के 1947 में जिस तरह की तबाही और कत्लेआम हुई थी उस तरह की कत्लेआम एक एक भारत के शहर में, एक एक गली में हो सकती है। और उसका उपाय, जहाँ तक मेरा सोच है, एक ही उपाय है कि 70, 80, 90 करोड़ बंदूकों का उत्पादन किया जाए और हर एक वयस्क नागरिक को 1-2 करोड़ एक दो बंदूक दे दी जाए और 100, 200, 500 गोलियां दे दी जाए। और वो मुश्किल नहीं है, बंदूक बनाना, बंदूक का भी खर्चा क्यों आता है? क्योंकि बंदूक के उत्पादन पे बैन है। यदि बंदूक के उत्पादन को पूर्णतया डी लाइसेंस कर दिया जाए कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन जरूरी है, लाइसेंस जरूरी नहीं है, तो AK-47 जैसी बंदूक है वो 10,000 से 15,000 रुपये में उसका उत्पादन हो सकता है। और जो हैंडगन पिस्टल रिवॉल्वर टाइप की बंदूकें हैं उसका उत्पादन 5,000 से कम दाम में हो सकता है। और बहुत सारे लोगों की ये बड़ी रकम है, लेकिन कानून इस तरह से बनाया जाए कि एक आदमी अधिक से अधिक 3 बंदूक रख सकता है। तो बहुत सारे आदमी जब नई बंदूक खरीदेंगे तो उनके पास जो पुरानी बंदूक है वो सेकंड हैंड में बेचेंगे। जैसे कि मोबाइल है, तो मोबाइल, इस तरह का मोबाइल जो मैंने 4,000 में खरीदा, ये मोबाइल क्यों मार्केट में 500 रुपये में मिलता है आज सेकंड हैंड मार्केट में? क्योंकि जो आदमी 10,000 का मोबाइल खरीदेगा उसके पास जो 4,000 का मोबाइल होगा 3-4 साल पुराना, उस मोबाइल को वो सेकंड हैंड मार्केट में 200, 300, 400 रुपये में बेच देता है। तो इसी तरह से यदि कानून है कि एक आदमी 3 बंदूक रख सकता है, तो आदमी ने 3 बंदूक खरीदे, उसके बाद उसकी इकोनॉमिक सिचुएशन इंप्रूव हुई, उसे अच्छी बंदूक खरीदनी है, तो वो पुरानी बंदूक को सेकंड हैंड मार्केट में सस्ते दाम में बेचेगा। तो इस तरह से गरीब आदमी को भी 1,000-2,000 में बंदूक मिल जाएगी। और थोड़े लेवल पे हो सकता है हमें सब्सिडी देनी पड़े ताकि हर एक आदमी के पास में बंदूक आ सके। तो मैं समराइज करूंगा कि भारत की सेना को हम कैसे मजबूत कर सकते हैं। पहले MRCM यानी मिनरल रॉयल्टी फॉर सिटीजन्स एंड मिलिट्री मैंने चैप्टर 5 में एक्सप्लेन किया है। अच्छा, सेना को मजबूत करने के तरीके मैंने चैप्टर 24 में दिए, मैं शॉर्ट में पढ़ना शुरू करता हूँ। MRCM, उसके बाद वेल्थ टैक्स डालना, फिर इनहेरिटेंस टैक्स,
फिर यूनिवर्सल मिलिट्री ट्रेनिंग, यूनिवर्सल वेपन ट्रेनिंग की 10वीं कक्षा से लेकर हर एक लड़के को बंदूक चलाना सिखाया जाए और हर एक आदमी के पास बंदूक, हर एक आदमी के घर पे बंदूक होनी चाहिए, इस तरह का कानून बनाया जाए और व्यक्ति को अधिक से अधिक 3 बंदूक रखने की छूट दी जाए। और इंजीनियरिंग स्किल, रैंक एंड फाइल इंजीनियरिंग स्किल इंप्रूव करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा के 300%, इंडस्ट्री में कुछ चेंज लाने चाहिए जैसे हायर फायर पॉलिसी, इजी एंट्री एग्जिट लॉ और MRCM है वो अपने आप लेबर को प्रोटेक्शन दे देगा। और IIT और IASC जो कॉलेज है उसको DRDO के अंदर रखना चाहिए। और न्यूक्लियर वेपन में हमें ये इंफॉर्मेशन सबको देनी चाहिए कि हम चीन के कंपैरिजन में 1/10 भी नहीं है, हमारी जो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है वो चीन के कंपैरिजन में 1/10 से भी कम है। कि इंडिया ने सिर्फ 6 न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए, चाइना ने 45 किए हैं, एटमॉस्फेयर एक्सप्लोजन इंडिया ने एक भी नहीं किया, चीन ने 22 किए हैं। यानी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन जो है हमारा मिनिमम क्रेडिबल डिटरेंस, यानी कि सिर्फ लंगोट पहन के घूमो, वो बकवास डॉक्ट्राइन है, उसको रद्द करके पैरिटी विद चाइना, और जब पैरिटी विद चाइना आ जाती है तो फिर पैरिटी विद अमेरिका और उसके बाद पैरिटी विद रशिया। तो ये 3 न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमें रखना चाहिए और इससे हमारी सेना सुधर सकती है। और यदि हमने सेना को नहीं सुधारा तो हो सकता है कि हमारी परिस्थिति 1947 में जो थी उतनी गंभीर स्तर पर पहुंच जाए। धन्यवाद।